हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ रास्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। और आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम यहाँ नहीं जाने वाले, लेकिन कैसे उत्पत्ति हुई वो चीज़ हम ज़रूर बात करेंगे जितना आपने 10th के एनसीईआरटी में बेटा दे रखा है। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जो सही फैक्ट बताया था, जो हमें स्टेनले मिलर एवं हैराल्ड सी उरे के प्रयोग से भी उसकी पुष्टि होती है, वो बताया था जेवीएस हाल्डेन ने। ठीक है, ये जेवीएस हाल्डेन ने 1929 में बताया कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई है उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बनी थी। ये चीज़ किसने कही? जेवीएस हाल्डेन। और पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए सबसे जो मान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक, अब पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई होगी, या फिर उसमें जब हम सिद्धांत में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पूरा पृथ्वी गर्म था और उस पर लावा वगैरह था। धीरे धीरे पृथ्वी क्या होती है, ठंडी होती है, और फिर वहाँ पे बारिश होती है, समुद्र वहाँ पे बनता है, और समुद्र में जो पानी होता है वो उबल रहा होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। और जो आज हम जिस पृथ्वी को जिस रूप में देख रहे हैं, इसको करोड़ों साल लग गए होंगे। ठीक है, ऐसा होने में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये देखा तो किसी ने है नहीं। ये सब चीज़ें क्या हैं? काल्पनिक हैं। लेकिन इनको अपन क्या करते हैं, जैसे एक प्रोसेस है, कोई चीज़ इस स्टेज पे हो तो इस स्टेज से इस स्टेज दूसरी स्टेज तक आने में कितना समय लगी उसको अपन समझ लेते हैं, जो नॉर्मल अपने एक्सपेरिमेंट हैं उनके द्वारा। तो उसी हिसाब से हमने अनुमान लगा रखा है। अब स्टेनले मिलर एवं हैराल्ड सी उरे ने क्या किया, बिल्कुल इन्हीं के आधार पर प्रयोग किया था। तो क्या प्रयोग किया इन्होंने? उस समय यानी पृथ्वी के समय जो वातावरण रहा होगा, उस वातावरण को इन्होंने एक पर्क नली में प्रयोगशाला में अपने क्रिएट किया। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने उस समय जो गैसें रही होंगी, जिनकी अपन कल्पना करते हैं कि ये पृथ्वी के निर्माण के समय ये गैसें रही होंगी, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जल को भी लिया। अच्छा, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर नहीं है अभी। ठीक, अमोनिया है, मीथेन है और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, और जल, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे नहीं है। सारा जो वातावरण क्रिएट किया वो कैसा क्रिएट किया इन्होंने? जो पृथ्वी के निर्माण के समय बेटा था। इन्होंने क्या किया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाला और आकाशीय बिजली की तरह उस फ्लास्क के अंदर, जैसे ये चीज़ बेटा आपने 9th में पढ़ी थी, स्टेनले मिलर का प्रयोग। ठीक, कुछ बुकों में 9th में दे रखा है, कुछ बोर्ड की बुकों में, कुछ में नहीं है। तो स्टेनले मिलर के प्रयोग में हम क्या देखते हैं कि आकाशीय बिजली की, जैसे फ्लास्क होता है, ये सारी चीज़ें भरी हुई, उसमें क्या करते हैं, आकाशीय बिजली की तरह चिंगारियाँ उत्पन्न करते हैं, स्पार्क। ठीक है, यानी हाई वोल्टेज करंट वहाँ देते हैं और वहाँ पे चिंगारियाँ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे आकाशीय बिजली ऐसी। तो हम देखते क्या है, लगभग एक सप्ताह बाद, कितने सप्ताह बाद? एक सप्ताह बाद जो मीथेन है उसका 15% किस में बदल जाता है? सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाता है, जिसमें हमारा एक एमिनो अम्ल भी होता है। और एमिनो अम्ल से क्या बनता है बेटा? प्रोटीन। और प्रोटीन का निर्माण होना, इट मीन्स आप कह सकते हो जीवन की उत्पत्ति यहीं से हुई है। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति, ये सब जल और ये सारी चीज़ें किस में थी? समुद्र में। ये कंडीशन कहाँ पे बनती है? समुद्र में। तो जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? समुद्र से हुई है। और अगर हिंदू धर्म की हम बात करें तो वहाँ मत्स्य पुराण को हम पढ़ते हैं, तो मत्स्य पुराण में यही अपने को समझ आता है कि जीवन की उत्पत्ति तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक किताबें हैं, अगर अपन साइंस के एंगल से देखें तो कुछ कुछ चीज़ें उसमें अपने को फिट बैठती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं। तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? समुद्र से हुई। ठीक है, सबसे पहले क्या बना, किस तरह से बना, किसने प्रयोग किए? तो इस प्रयोग के आधार पर, देखो एक्चुअल तो नहीं पता, लेकिन इस प्रयोग के आधार पर ऐसी सिचुएशन रही होंगी, ऐसा हुआ होगा तो ये चीज़ बनी, तो ये अपन मान लेते हैं। और ये सार्वजनिक प्रचलित यही है भाई, ये सिद्धांत किसका? स्टेनले मिलर एवं हैराल्ड सी उरे का, कि भाई जीवन की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है। ठीक, बाकी चीज़ें क्या कहा जाता है, उनका कोई प्रूफ नहीं है, वो सब ऐसे ही उनको बोला गया है, तो साइंस उनको नहीं मानता। ठीक, अब जीवन की उत्पत्ति के बाद जाति उद्भव कैसे हुआ, यानी नई जातियों का विकास कैसे हुआ? देखो, नई जातियों का विकास या जैव विकास की भी हमने कल बात की थी। तो जातियों का जो विकास होता है वो बहुत एक लंबे समय के दौरान होता है, इतनी आसानी से किसी भी जाति का विकास
नहीं होता है। तो विकासीय प्रक्रिया के दौरान नई जाति की उत्पत्ति होना ही क्या कहलाता है, जाति उद्भव कहलाता है। इसके लिए क्या उत्तरदायी होते हैं, एक उत्परिवर्तन हम कह सकते हैं, आनुवांशिक विचलन, भौगोलिक पृथक्करण और प्राकृतिक चुनाव। ठीक, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। तो उत्परिवर्तन में क्या होता है, जैसे डीएनए हो गया या जीन्स में जो परिवर्तन आते हैं, ठीक है, और उनसे वो परिवर्तन किस में सहायक हो, विकास में हेल्प करते हैं। यानी डीएनए में ऐसा परिवर्तन आ गया जिससे एक नई प्रजाति उत्पन्न हो रही है जीन्स में, तो वो क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन आपका। फिर है आनुवांशिक विचलन, जैसे एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में क्या हो, जीन्स की बारंबारता होती रहती है, तो अचानक उनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, जिससे क्या होती है, एक नई जाति उत्पन्न होती है, और इसको हम कहते हैं आनुवांशिक विचलन। ठीक है, अब भौगोलिक पृथक्करण की बेटा बात करें तो भौगोलिक पृथक्करण में आप ऐसे ले सकते हो, कोई एक प्रजाति है, जैसे कोई एक मान के चलो अपन डॉग पे ले लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन को छोड़ देते हैं, डॉग यानी कुत्तों पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कुत्तों की जो प्रजाति है, ठीक है, कुत्ते मेल फीमेल कुत्तों में दोनों आ गए, ठीक है। अब उनको क्या करते हैं, कुछ उनको एक ही प्रजाति के कुत्ते को अपने इंडिया में ही रखते हैं और एक प्रजाति के कुत्तों को अपन कहाँ भेज देते हैं, चाइना में। तो चाइना का एनवायरनमेंट क्या है, अलग है, उनको वहाँ पे रहने देते हैं कई सौ सालों तक, उनकी पीढ़ियाँ आराम से बढ़ती रहती हैं, और यहाँ पे भाई लिख के रख देते हैं भाई ये आपको करना है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, भौगोलिक पृथक्करण। अब फिर उसी प्रजाति के कुत्तों को बाद में मिलाते हैं और उनसे जब संतान उत्पन्न होती है तो उसमें भी क्या होती है, विभिन्नता आती है, तो हम कह सकते हैं एक नई जाति उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब नई जाति की अगर हम बात करें तो जाति होती क्या है, जैसे नई जाति का उद्भव या जाति उद्भव हम बात करें तो देखो जाति में क्या होता है, जैसे एक जाति के वो प्राणी होते हैं जो आपस में जनन कर सकें और जनन के दौरान जो संतान उत्पन्न हो रही है उनकी, ठीक है, वो भी संतान उत्पन्न कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि दोनों ने जनन किया और जनन के बाद जो संतान उत्पन्न की उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं है या वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही, ठीक है, तो वो फिर एक जाति के नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कभी कभी सुनने में मिलता है टाइगर हो गया और शेर, ठीक है, दोनों के बीच में जनन का प्रोसेस करा, तो वो एक गलत है, ठीक। वो दोनों की जातियाँ क्या हैं, अलग हैं। वो जनन अगर कर भी लेंगे, अगर संतान उत्पन्न होगी तो उसमें जनन की क्षमता नहीं होगी, बहुत रेयर केस रहता है। तो जाति आपको समझ में आ गया, आनुवांशिक विचलन मैंने बता दिया बेटा आपको, भौगोलिक पृथक्करण आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। भौगोलिक पृथक्करण में देखो नदी पहाड़ वगैरह इससे भी अलग हो जाते हैं, जैसे कहीं नदी गुजर रही है तो अचानक से मतलब पानी आ जाए और पहले वो साथ में रह रहे थे और नदी आ जाए, मतलब नदी में पानी बहुत ज़्यादा बहने लगे। पहले नदी में पानी कम रहता था तो वो लोग पार कर जाते थे नदी को, लेकिन क्या हुआ, अब नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो जो जीव वहाँ पर रह रहे थे वो इधर के इधर हो गए, इधर के इधर हो गए। अब वो दोनों आपस में मिल ही नहीं है पा रहे और उनकी कई सारी पीढ़ियाँ ऐसे ही बढ़ती गई दोनों तरफ। और फिर क्या हुआ, नदी में पानी कम हो गया तो फिर वो आपस में मिले, तब फिर जब उनमें क्या हुआ, कह सकते हैं जन्म का प्रोसेस हुआ, तो फिर वहाँ पे एक नई प्रजाति उत्पन्न होगी। तो इस तरह से भी अपना जाति उद्भव हो जाता है। प्राकृतिक चुनाव, प्राकृतिक चुनाव मैंने भृंग वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। भृंग में क्या हो रहा था, जैसे कौवा खा जा रहा था किसको, भृंग को, ठीक है, कीट जो होते हैं। भृंग क्या है, एक प्रकार का कीट है बेटा, और जिसको कौवा खा जा रहा था, ठीक, जो किस पे रहता है, घास पे पत्तियों पे रहता है, जो पहले लाल कलर का था, बाद में उसी में से विभिन्न डीएनए में विभिन्नता के कारण किस प्रकार का भृंग उत्पन्न हुआ, हरे कलर का उत्पन्न हुआ, ठीक है, जिसको कौवा नहीं खा पा रहा था, ठीक है ना। अब बाकी भृंग को लाल वाले खा गया तो हुआ क्या, लाल वाले सारे खत्म हो जाते हैं और बचते कौन से हैं, अपने हरे वाले। तो इस तरह से एक नई जाति की उत्पन्न, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक चुनाव। तो मैंने आपको पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बता दिया। पृथ्वी पर देखो, इससे पहले हमने जो वीडियो देखे थे उनमें क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा था मेंडल का, तो मेंडल ने बताया कि जो नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं वो किस तरह से होती हैं, ठीक है, वो वाला बताया था। आनुवांशिकता के बारे में हमें समझाया था, या फिर हमने ये भी कहा था कि आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो कौन है बेटा, मेंडल है। और डार्विन के बारे में बात की थी तो उन्होंने प्राकृतिक वर्ड का सिद्धांत बताया, भाई प्राकृतिक वर्ड के द्वारा जैव विकास कैसे होता है। लेकिन इन दोनों में से किसी ने ये नहीं बताया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति हमें JBS हाल्डेन बताते हैं और उसके बाद स्टेनली मिलर और हैराल्ड सीवरे ने प्रयोग किया, तो इन्हीं की कल्पना के आधार पर प्रयोग किया, तो उस हिसाब से चीज़ें जो थी वो बिल्कुल सही बैठी। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ,
इन्होंने जो प्रयोग किया था इसमें वो सारी चीज़ें ली जो पृथ्वी के निर्माण के समय थी, ठीक है। तो उन्हें क्या मिलता है, फाइनली एमिनो अम्ल मिल जाता है, और एमिनो अम्ल क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और जब प्रोटीन बन जाता है तो इट मीन्स बाकी एक कोश के जीवों का निर्माण हो गई। तो यहाँ से अपने को पता चल गया जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे हुई, ठीक है। जाति उद्भव आपको क्लियर हो ही गया। अब ये देखो कभी कभी एग्जाम में आते हैं, इससे आपको ऑप्शन पूछ सकता है चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब जो अपना टॉपिक है समजात अंग और समृद्धि अंग, ये एग्जाम में बहुत आता है, इससे ऑप्शन भी आता है और सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है। तो समजात अंग क्या है और समृद्धि अंग क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे समजात अंग के बारे में। बेटा समजात अंग ऐसे होते हैं, जैसे मैं घोड़े के आगे वाले पैर की बात करूं, घोड़ा हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गई, ठीक है, हिरन हो गया, तो ये सबके जो आगे वाले पैर हैं, और मनुष्य यानी हमारे जो हाथ हैं, ठीक है, या फिर चमगादड़ के जो पंख हैं, इनकी जो संरचना है वो कैसी है, इनकी रचना एक जैसी है, और इनकी उत्पत्ति भी क्या है, एक समान ही होती है, ठीक है। यानी ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति व रचना समान हो। लेकिन अगर हम कार्य की बात करें तो हमारे हाथ क्या काम कर रहे हैं, चमगादड़ के जो पंख हैं वो क्या काम कर रहे हैं, घोड़े के अगले वाले पैर हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो समजात अंग की अगर मैं बात करूं, समजात अंग, ठीक है, यहां पे आप ले सकते हो उद्भव या उत्पत्ति, उत्पत्ति व रचना या संरचना कह सकते हैं, क्या है, समान, और कार्य क्या है, अलग, कार्य अलग अलग हैं, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, उत्पत्ति व रचना अपना समान है, कार्य यहां पे अलग अलग हैं। अब देखो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया ही था, मानव के हाथ, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं घोड़े के अग्रपाद, घोड़े के अग्रपाद, ठीक है, और एक और अगर लिखना चाहूँ तो चमगादड़ के पंख आप लिख सकते हो, ठीक है। नोट्स में बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने और भी जानवरों के आपको पैर बताए थे, मतलब अगले वाले, ठीक है। तो इनकी जो संरचना है, ठीक है, वो लगभग समान होती है, बिल्कुल उसी हिसाब से हड्डियां सब कुछ होता है, और उत्पत्ति भी समान है। लेकिन इन सबके क्या हैं, कार्य अलग अलग हैं। तो वे अंग जिनकी उत्पत्ति व संरचना या फिर रचना क्या होती है, समान होती है, कार्य अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका समृद्धि अंग। इसका उल्टा है बेटा, समृद्धि अंग। अब यहां पे क्या होगा, उत्पत्ति एवं संरचना अलग अलग है, ठीक है, और कार्य क्या होंगे, समान। कैसे अंग, समृद्धि अंग। अब जैसे तितली है, तितली के पंख, ठीक है ना, और चमगादड़ के पंख, दोनों का काम क्या है, उड़ना। लेकिन तितली के पंख का स्ट्रक्चर और चमगादड़ के पंख का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग होता है, और उत्पत्ति भी अलग अलग है। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं तितली के पंख व चमगादड़ पंख, ठीक है। और कीट के पंख भी ले सकते हो, जो कीट पतंग होते हैं ना, कीट के पंख। तो इनमें इनकी संरचना अपने को देखने को मिलती है, ठीक है, और इनकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग होती है, बिल्कुल अलग तरीका है, लेकिन इन सभी के काम एक ही है, क्या है, उड़ना। तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। प्रश्न इनसे सीधा सीधा बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। कोई भी समस्या है अगर आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और ऑल वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है साइंस की, वो भी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको
केमिस्ट्री के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और जो भी बायोस के वीडियो हैं वो भी सारे प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए अगर आप नए हो तो, ठीक है। और बाकी आपको पता ही होगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।